हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB TGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये पूछे गए थे 27 सितंबर 2021 को। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर प्लांट्स, यानी कितने ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स के लिए इसेंशियल हैं। 6, 4, 5, 7। तो चलिए इसको देखते हैं एनसीईआरटी में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है कटिंग हमारा क्लास 11th एनसीईआरटी। और जब आप पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी तो उसका चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, और मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में ये दिया हुआ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो देखिए जो मतलब बेस्ड अपॉन द अबव क्राइटेरिया, मतलब इसके पीछे इसको छोड़िए, आप यहाँ से देखिए एलिमेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, यानी पौधों में किस एलिमेंट की कितनी ज़रूरत है, क्वांटिटेटिव यानी उसकी मात्रा कितनी, मतलब किस हिसाब से वो ज़रूरत है उसकी, उसको हम दो भाग में कैटेगराइज करते हैं। एक है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आपसे पूछा हुआ है कितने ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौधों के लिए ज़रूरत हैं, मतलब ज़रूरी हैं। तो देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में सबसे पहले, दे आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट, यानी मैक्रो नाम से ही पता है, मैक्रो यानी बड़ा यानी लार्ज। तो जो कि लार्ज अमाउंट में ज़रूरी होंगे वो होंगे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये आपसे शायद भी कभी पूछा जा सकता है, वैसे अभी तक पूछा नहीं है। इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल केजी इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर, ये भी आप जो है थोड़ा सा याद कर लेना। द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो देखिए आपसे क्या पूछा था, कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आवश्यक हैं। लेकिन जब आप इसको काउंट करेंगे ना, तो देखो 1, 2, 3, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और हमारे ऑप्शन में क्या था 4, 5, 6, 7, यानी यहाँ पे 9 तो नहीं होंगे। देखिए अब यहाँ पे जो ये 3 एलिमेंट है जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं, मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 एंड H2O। तो ये जो है CO2 और H2O से हमको ऑब्टेन किए, मतलब इसको हम ऑब्टेन करते हैं यानी पौधे। व्हाइल द अदर्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिशन, तो हम इसको काउंट करेंगे, यानी ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसको छोड़ देंगे। तो देखिए आप इसको कट कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि पौधों के लिए एसेंशियल होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा बस दिमाग डिस्टर्ब है, तो थोड़ी सी एनर्जी लो भी हो सकती है, या स्लिप ऑफ टंग मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज़। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे 6। हमने आपको क्या बताया, जो 3 है यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये प्राप्त किए जाते हैं CO2 और H2O से। तो इसको आप काउंट यहाँ पे नहीं करेंगे। आप जो काउंट करेंगे जो कि मिनरल न्यूट्रिशन सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, वो होंगे हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, हाउ मेनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। अब देखिए यानी एक ही चैप्टर से मिनरल न्यूट्रिशन से ही 2 क्वेश्चन लगातार पूछ लिए, मतलब ये एक ही सेट के क्वेश्चन है जितने हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो, अभी ऊपर क्या पूछा मैक्रो, और वहां पे नंबर पूछा कि कितने जरूरी हैं, और यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, यानी यहाँ पे नाम पूछ लिया कि बताइए इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो देखिए अभी आपने क्या क्या पढ़ा, मैग्नीशियम देखा मैक्रोन्यूट्रिएंट में, फास्फोरस देखा, नाइट्रोजन देखा, और हमने क्या नहीं देखा अभी, आयरन, यानी ये क्या हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो चलिए अभी हम आपको ट्रिक बता देते हैं, क्योंकि इससे जो है इस क्वेश्चन को, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट से क्वेश्चन आपको NVS में भी देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ पे भी पूछा जा चुका है NVS TGT में कि बताइए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कौन सा मैक्रो। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, यहाँ तो हम ऑप्शन देख के अभी पढ़े हैं तो याद हो गया कि हाँ ये जो है मैक्रो है, ये मैक्रो है, ये मैक्रो, ये नहीं पढ़ा ये माइक्रो, पर इसको लर्न कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं।
देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। माइक्रो नाम से ही पता है, माइक्रो यानी छोटा। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट और ट्रेस एलिमेंट यानी जिसकी जरूरत बहुत ही कम मात्रा में पड़े, आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट यानी बहुत ही कम अमाउंट में उसकी आवश्यकता होती है, लेस देन 10 मिलीमोल केजी इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर। दीज इंक्लूड आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। तो देखिए यहीं से आपसे पूछ लिया कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अब इसको कैसे लर्न करेंगे ये देखते हैं। देखिए यहाँ भी एक नंबर दिया हुआ है, इन एडिशन टू द 17 इसेंशियल एलिमेंट नेम्ड एबव देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट। यानी अगर आपसे माइक्रो के बजाय आपसे ये पूछ लेते हैं कि बताइए कौन सा बेनिफिशियल एलिमेंट है, तो आप क्या बताएंगे? सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम। तो यहाँ पे और भी मतलब इसको जो 17 इसेंशियल एलिमेंट है उनको भी आगे कैटेगराइज किया गया है। अभी हमने क्या देखा? बेनिफिशियल एलिमेंट। आगे भी देखिए जैसे इसेंशियल एलिमेंट एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, तो वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यानी इसको याद कर लेना आप, चोन, CHON, चोन। तो इस बेस पे मतलब ये CHON यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट। अगर आपसे पूछे बेनिफिशियल एलिमेंट तो आप क्या बताएंगे? सोडियम, सिलीनियम, कोबाल्ट, सेलेनियम, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम। अगर आपसे पूछे स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन कौन से हैं, यानी स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे आप देखेंगे हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, वो मतलब हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर तैयार हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सारी चीज़ों से। तो मतलब जैसे देखिए बायोमोलिक्यूल में जो भी है, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन सबकी जो वहाँ पे कंपोनेंट है वो क्या है? चोन, यानी CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब आगे भी देख लीजिए यहाँ पे एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट, वो क्या क्या है? मैग्नीशियम जो कि पाया जाता है क्लोरोफिल में, और फॉस्फोरस जो कि ATP में। देखिए ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि बताइए क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो याद रखना मैग्नीशियम, और इसको भी याद कर लेना ATP में फॉस्फोरस होता है। तो देखिए आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसको आप याद कैसे करेंगे, लर्न कैसे करेंगे? तो चलिए इसको हम वहां वाले पेज पे बता देते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट को लर्न करने के लिए हमने आपको पहले भी ट्रिक्स बता दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से देखिए, जब आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट पूछा जाए तो आप फटाफट एक लाइन लिखेंगे, क्या है? फी कु नी मु बी कल मन जन, फे कु नी मो बी कल मन जन। अभी हमने क्या देखा? 8 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। फे कु नीमो बीकल मंजन, फे कु नीमो बीकल मंजन, ऐसे याद कर लेना। अब यहाँ पे देखिए आयरन हो गया जो कि ऑप्शन में है, आयरन, और ये हो गया हमारा फे कु नीमो, हाँ ये हो गया कॉपर, ये हो गया निकिल, ये हो गया मोलिब्डेनम, ये हो गया बोरॉन, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया मैग्नीज, ये हो गया जिंक। ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए? माइक्रोन्यूट्रिएंट। यहां पे देखिए नाम क्या है इसका? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकिल। हमने आपको क्या बताया? फी कु नी मु बी कल मन जन। अब आप इसको मैच कर लीजिए, यहाँ पे Fe यानी आयरन हो गया, ये हो गया हमारा कॉपर, Na यानी निकिल हो गया, MO यानी मोलिब्डेनम हो गया, B यानी बोरॉन हो गया, Cl यानी क्लोरीन हो गया, मन यानी यहाँ पे मैग्नीज हो गया, Zn यानी जिंक हो गया। सारे के सारे कवर हो गए। अगर आपसे पूछे माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं तो आप क्या बताएंगे? फीकू नीमो बीकल मंजन यानी 8। अब यहाँ पे आप माइक्रोन्यूट्रिएंट कैसे याद करेंगे ये भी समझ लीजिए। माइक्रो तो आपको याद हो चुका होगा, मैक्रो देखिए कैसे याद करेंगे? CHON जो मैंने अभी आपको बताया, चोन, PSK, सी का मग, तो चोन, PSK, सी का Mg। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पे देखिए हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि ये CO2 और H2O से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं तो 9 हो जाता, जो कि हमारे ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना, अदरवाइज ये सारे के सारे मैक्रो में काउंट होते हैं। तो क्या हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या हो गए? हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो देखिए अब आप क्या करेंगे? कमेंट में इस ट्रिक को लिख देना, तो आपको ये जो है लर्न हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जिसको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह यूज नहीं कर सकते, नॉट बी यूज्ड यानी यूज नहीं कर सकते। ऑक्सिन, परऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। वैसे देखा जाए ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बहुत ही ऊपर से पूछे गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब आपको देखते ही आंसर पता चल रहा होगा, पर आप लोगों का कहना है कि एनसीईआरटी से दिखाते हुए कराइए, इस वजह से मैं जो है आपको एनसीईआरटी के लाइंस के थ्रू ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में, वहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है और इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यहाँ पे इसके बारे में द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PGRs आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। यहाँ पे ये मतलब उसके केमिकल कंपोजिशन दिए हैं, इसको आप रीडिंग लगा लेना। हम बात करते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 ग्रुप, ये 2 भाग में डिवाइड किए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन ऑफ लिविंग प्लांट बॉडी, यानी वो वहां पे कैसे फंक्शन करते हैं लिविंग प्लांट बॉडी में। 1 ग्रुप ऑफ PGR आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटी, यानी देखिए जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं उनको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर यानी जो कि उसको सपोर्ट करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो कि ग्रोथ को रोकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं हमको हमेशा मतलब ऐसा होगा कि पौधे हमेशा बढ़ते रहें, कभी ऐसा भी तो जरूरत हो सकता है कि वो बढ़े ना, तो यहाँ पे जब बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो वहाँ पे हेल्प करेगा प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, और जब उसको रोकने की जरूरत है तो वहाँ पे हेल्प करेगा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो देखिए 1 ग्रुप PGR इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटी सच एज सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, यानी इन सब चीज़ों में जब जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे काम करेगा प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। दीज आर आल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, जो कि मैंने आपको बताया। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, यानी प्लांट ग्रोथ को जो प्रमोट करते हैं वो हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। PGR of other group play an important role in plant responses to wound and stress of biotic and एबायोटिक ओरिजिन, यानी जब कोई स्ट्रेस हो बायोटिक या एबायोटिक यानी जैविक या अजैविक, तो वहाँ पे दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज, तो वहाँ पे ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जब जरूरत पड़ती है, सच एंड डॉर्मेंसी, जैसे कि मान लीजिए सीड होता है, हम क्या करते हैं उसको रख देते हैं ऐसे, वो डॉर्मेंसी अवस्था में चला जाता है। या फिर एब्सिसन, आप देखेंगे जो पत्तियां झड़ती हैं उसको हम बोलते हैं एब्सिसन। तब PGR एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप, यानी यहाँ पे PGR एब्सिसिक एसिड जो इस मतलब प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में जो काम करते हैं वो है हमारा एब्सिसिक एसिड। ये भी क्या है, हॉर्मोन्स है। द गैसियस हॉर्मोन्स गैसियस PGR एथाइलिन कुड फिट आइदर और द ग्रुप बट इट लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो PGR है यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उनको 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक है हमारा प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर जो कि प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, एक है हमारा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं उनमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है, वो है हमारा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। और जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, वो है हमारा एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये दोनों क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। और ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो इसको आप नाम को याद रखना। इनके फंक्शन भी जो है आपसे बहुत ही कम ही पूछे जाते हैं, अधिकतम नाम ही पूछे जाएंगे, बताइए कौन सा इनहिबिटर है कौन सा प्रमोटर। तो आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्लांट टिश्यू है थिनेस्ट वॉल। कौन सा प्लांट टिश्यू है जिनमें थिनेस्ट वॉल होता है यानी उसका थिन वॉल होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्केलेरन काइमा, पैरन काइमा या फिर कोलन काइमा। तो चलिए इसको भी देखते हैं एनसीईआरटी से। तो देखिए जब आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जब आप टिश्यू के बारे में प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल टिश्यू, एक होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं और जब वो डिवाइड करना छोड़ देते हैं, मतलब कुछ ऐसे
सेल होते हैं जो कि डिवाइड करना छोड़ देते हैं, फिर उनको हम क्या बोलने लगते हैं, परमानेंट टिश्यू, जो कि अब डिवाइड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, जो कि आगे डिवाइड नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू, यानी जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है उनको हम सिंपल टिश्यू बोलते हैं। और ऐसे परमानेंट टिश्यू जो कि हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और जब यहाँ पे सिंपल टिश्यू की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। तो जो पैरेन्काइमा होता है जब आप उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायामेट्रिक, दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगन और इलोंगेटेड इन शेप। दियर वॉल्स आर थिन। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन मेंशन है, जो इनका वॉल होता है वो थिन होता है एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, और वो सेलुलोज के बने होते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है क्लोजली पैक्ड एंड स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ही पास पास होते हैं। यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस यानी जो 2 सेल के बीच में स्पेस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है। जब कोई 2 चीजें पास पास होंगी तो उनके बीच में स्पेस क्या होगा, कम होगा, दूर दूर होंगी, ज्यादा होगा। तो याद रखिए जो पैरेन्काइमा वो बहुत ही क्लोजली पैक होती हैं। तो यहाँ पे जो है स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होता है। और ये लाइन याद रखिए, जो इनकी वॉल होती है वो थिन होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसका आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा। फिर देखिए यहाँ पे कोलेनकाइमा के बारे में भी क्या दिया गया है, अकर इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट आइदर एज अ होमोजेनियस लेयर और इन पैचेज। यानी ये पैचेज आपसे ये क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि बताइए पैचेज के रूप में कौन सा परमानेंट टिश्यू होता है, तो वो होता है कोलेनकाइमा। सेल्स विच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर, ये कॉर्नर पे बहुत ही थिक होते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। और इनका जो है शेप क्या क्या हो सकता है, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये ऐसा जो है परमानेंट टिश्यू है जिनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। याद रखना कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है। दीज सेल्स एसिमिलेट फूड, अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो यानी ये फूड को एसिमिलेट भी कर सकते हैं। और इनका काम क्या होता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट सच एज यंग स्टेम। यानी जब आप देखेंगे जो पत्तियां फड़फड़ाती हैं ना, तो वहां पे कौन सा टिश्यू होता है, वहां पे होता है कोलेनकाइमा, क्योंकि वो हिल डुल सकती हैं आराम से, यानी नरम जो होते हैं, जो पार्ट नरम होते हैं पेड़ पौधों के, उनमें पाया जाता है कोलेनकाइमा। इसी वजह से लिखा है ये उन मतलब पौधों के उन भाग को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो कि यंग होते हैं। यंग स्टेम हो गया एंड पेटियोल ऑफ अ लीफ हो गया, वहां पे क्या होता है, कोलेनकाइमा। ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं इसलिए मैंने बता दिया। और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये क्या होता है, ये यूजुअली क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो इनके बारे में एक चीज याद रखना, जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। यहाँ पे कोई भी देखिए यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, यहाँ पे कोई भी प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। इनका जो है जो सेल वॉल होता है वो लिग्निफाइड होता है, यानी यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है। लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक, यानी इसका सेल वॉल कैसा है, थिक है। तो इन पॉइंट को याद रखना। और इनका जो सेल वॉल है वो पैचेज में है, यानी कॉर्नर पे थिकेंड है। और तो इनमें से जो ये तीनों हैं, इनमें से थिन कौन हो जाएगा, वो है हमारा पैरेन्काइमा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा कैसे है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, व्हिच प्लांट टिश्यू है थिनेस्ट वॉल, वो हो जाएगा हमारा पैरेन्काइमा। जो स्क्लेरेनकाइमा होता है इसका वॉल थिकेस्ट होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। और जो कोलेनकाइमा है यहाँ पे जो है ये कॉर्नर पे, मान लीजिए इस तरह से अगर हैं ये, तो यहाँ ऐसे ऐसे कॉर्नर पे इनके क्या होता है, डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे थिक होते हैं, मतलब पैचेज में होते हैं। तो थिन किसका हो जाएगा, पैरेन्काइमा का। और मेरिस्टेमेटिक तो वो हैं जो कि लगातार डिवाइड करते रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी फेजेज ऑफ ग्रोथ आर देयर इन सिग्मोइड ग्रोथ कर्व ऑफ अ प्लांट और प्लांट पार्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्या पूछा गया है, जो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होता है वहां पे कितने फेजेज होते हैं ग्रोथ के, 2, 4, 5 या फिर 3। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का जो है सिग्मोइड कर्व होता है। तो चलिए इसको भी मैं आपको एनसीईआरटी से दिखा देती हूँ कि यहाँ पे 3 फेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, यानी ये जो पैराग्राफ है ये भी है आपका क्लास 11th एनसीईआरटी प्लांट ग्रोथ। जब आप प्लांट ग्रोथ पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये पता चलेगा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको ये जो है
कर्व मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइज एंड वेट ऑफ द ऑर्गन, और यह है टाइम, क्या है, एन आइडियलाइज्ड सिग्मोइड ग्रोथ कर्व टिपिकल ऑफ सेल इन कल्चर एंड मेनी हायर प्लांट्स एंड प्लांट ऑर्गन्स। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है कि ग्रोथ के कितने फेजेस दिखाए गए हैं, तो ये है हमारा सिग्मोइड कर्व जो आपको कुछ एस शेप का दिख रहा होगा। जितने भी जो मतलब सिग्मोइड कर्व होते हैं वो एस शेप के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से फेज हैं, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे कौन कौन से फेज हैं, ओ सॉरी, देखो यहाँ पे एक है आपका लैग फेज, कौन सा, एक है आपका लैग फेज, एक है एक्सपोनेंशियल फेज, और एक है यहाँ पे स्टेशनरी फेज, एक है आपका स्टेशनरी फेज। देखिए लैग फेज क्या होता है, जब यहाँ पे, एक सेकेंड, देखिए जो एक्सपोनेंशियल फेज है यानी जब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होती हैं, और स्टेशनरी फेज क्या है, जब यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होती हैं। तो याद रखना, एक है हमारा लैग फेज, एक है एक्सपोनेंशियल फेज, एक है हमारा स्टेशनरी फेज। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। देखो, अ सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल environment. It is typical for all cell tissue and organ of plant. Exponential growth can be expressed, एक सेकेंड, कुछ भी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ इन मोस्ट ऑफ सिस्टम, इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, यानी लैग फेज, जब ग्रोथ बहुत ही स्लो होता है उसको लैग फेज बोलते हैं। इंक्रीज रैपिडली देयर आफ्टर एट एक्सपोनेंशियल रेट, जिसको हम लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। हियर बोथ द प्रोजेनिसेस फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन वगैरह वगैरह। देखो ये आपको ये सारी लाइंस तब समझ आएंगी जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ बीच से ये आपको समझ नहीं आएगी, पर आपने बोला एनसीईआरटी में दिखाना तो मैंने दिखा दिया। यहाँ पे तीनों फेज आपको समझ आ रहे होंगे, पर ये आपको ये सारी लाइंस जो है, ये यहाँ पे लॉगरिथम वगैरह जो यूज हुआ ना, इसके पीछे से ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही होंगी। तो जब आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि किस बेस पे इस ग्राफ को हम बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये है हमारा लीनियर ग्रोथ, यहाँ पे ये लीनियर ग्रोथ दिखाया गया है, और वो है हमारा सिग्मॉइड। तो ये सारी चीज़ें कब आपको समझ आएंगी, जब आप ये पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप ये फेज का नाम याद रखना, लैग फेज हो गया, एक्सपोनेंशियल फेज हो गया, स्टेशनरी फेज हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम, या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसको भी हम यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। सॉरी, ये नर्वस नहीं, न्यूरल है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम, या फिर सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। न्यूरल या नर्वस सेम ही है। तो यहाँ पे क्या पूछा, विच पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज, यानी किसमें किसके अंतर्गत ये नर्व, फाइबर, गैंग्लिया, प्लेक्सेस, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। तो देखिए जब आप क्लास 11th एनसीईआरटी ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये आपको जो है मिलेगा। चैप्टर है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जहाँ पे ये होता है, एक होता है हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एक होता है पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम, यानी एक होता है सीएनएस, एक पीएनएस। सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। जो सीएनएस होता है, जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल मीन्स क्या, मतलब मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, इस तरह से बॉडी है, तो जो सेंटर, यानी सेंटर की बात कर रहा है, जो सेंटर पे है यानी सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है, उसमें क्या क्या होता है, एक हमारा ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कार्ड, यानी रीढ़ की हड्डी जो है हमारी वो। तो एक हो गया ब्रेन, एक स्पाइनल कार्ड, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, सीएनएस के। और आगे देखिए यहाँ पे, एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, जहां से मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है उसकी प्रोसेसिंग और कंट्रोल जो है वो किसके थ्रू होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के थ्रू। अब देखिए पीएनएस यानी पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड से, मतलब जो ब्रेन से और स्पाइनल कार्ड से जितने भी यहाँ पे नर्व्स अटैच होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पीएनएस, यानी पेरीफेरल, यानी जो सेंटर पे नहीं, उसके आजू बाजू में है, यानी बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, तो जो सेंटर पे है वो हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कार्ड। बाकी इसके अलावा जो भी नर्व हैं जो हमारे पैर से, हाथ से और भी जगह से आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे सब, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम।
अब यहाँ पे देखिए द नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस, जो पीएनएस है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको आगे भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। एक होता हमारा अफरेंट फाइबर, एक होता है इफरेंट फाइबर। यहाँ पे देखिए पीएनएस यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन कॉल्ड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। जो पीएनएस होता है, सबसे पहले हमने क्या देखा, जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है दो भाग में डिवाइड है। एक हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हो गया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस पीएनएस। अब जो ये पीएनएस है यानी जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर डिवाइड हो रहा है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, यानी यहाँ पे ये इसका फंक्शन दिया गया है। व्हाइल द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू इनवॉल्युंटरी ऑर्गन। तो देखिए अगर आप सोचें इस लाइन को हम पढ़ें और हमको ऐसे ही लर्न हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि ये मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो आप पूरा चैप्टर जो मैंने आपको बताया हुआ सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जब आप उसको देखेंगे ना तो मैं बहुत ही अच्छे से आपको ये सारा कुछ डिस्कस कर देंगी। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें रटने के लिए नहीं, समझने लायक बन जाएंगी। अगर आप एनसीईआरटी को एक बार समझ लेंगे तो लर्न तो ऑटोमेटिक हो जाएगी वो आपको। तो एनसीईआरटी रट्टा कभी नहीं लगा सकते हैं आप। अगर आप सोचें हम इसको 10 बार पढ़ के रट लेंगे, नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार समझ लेंगे, 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। तो आगे यहाँ पे देखिए द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। मैंने आपको क्या बताया, एक हो गया हमारा सीएनएस, एक पीएनएस। जो पीएनएस है वो दो भाग में डिवाइड हो गया, एक हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक हो गया ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। अब जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है वो फर्दर डिवाइड हुआ, वो फर्दर डिवाइड होके किस किस भाग में बना, एक हो गया हमारा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, एक हो गया पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब आगे देखिए विसरल नर्वस सिस्टम, क्या हो गया हमारा, विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमने यहाँ पे देखा, जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, विसरल नर्वस सिस्टम भी क्या है, उसका ही पार्ट है। यानी विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ नर्व फाइबर्स गैंग्लिया प्लेक्सेस बाय विच इम्पल्सेस ट्रेवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरा एंड फ्रॉम द विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपसे यही पूछा हुआ क्वेश्चन में कि मतलब कौन सा पार्ट है जो कि नर्व फाइबर गैंग्लिया प्लेक्सेस इन सारी चीज़ों से मतलब किसमें होता है, तो वो हो जाएगा हमारा विसरल नर्वस सिस्टम। क्या हो जाएगा, विसरल नर्वस सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर गैंग्लिया प्लेक्सेस, वो हो जाएगा हमारा विसरल नर्वस सिस्टम। क्या हो जाएगा, विसरल नर्वस सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू जीनस फेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीनस है जो कि फेलिस से बिलोंग करता है, कैट, लायन, लेपर्ड, टाइगर। तो चलिए इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आप क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। तो वहाँ पे आप जब पढ़ेंगे फैमिली एक हेडिंग है, वहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जीनस पैंथेरा कंप्राइजेस लॉयन टाइगर लेपर्ड। जो जीनस मतलब देखिए जितने भी जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं। मतलब सबसे पहले फाइलम, किंगडम, एक सेकेंड देखो इसको ट्रिक से याद करना, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक, ऐसे। तो सबसे पहले जितने भी एनिमल या प्लांट होते हैं उनको हम सब किंगडम, फाइलम, क्लास, जो प्लांट होते हैं उनके लिए किंगडम की जगह डिवीजन यूज करते हैं। तो डिवीजन यहाँ पे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इस तरह से उनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है जो कैट होता है, सॉरी जो फेलिस है वो किसका जीनस होता है। तो जो फेलिस है वो जीनस है और ये जीनस है कैट का। और जो फेलिडी है ये क्या है, फैमिली है, किसकी फैमिली है, कैट की। और जो जीनस पैंथेरा है उसमें उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड। तो यहाँ पे आपसे अभी फेलिस पूछा हुआ है यानी कैट का, कभी भी आपसे लायन, टाइगर, लेपर्ड कुछ भी पूछ सकते हैं। और जो डॉग होता है उसकी फैमिली क्या होती है, कैनिडी। इसको भी जो है आप याद कर लेना। तो देखिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछे जा सकते हैं, या तो पूछ लेगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी एनिमल दे दिया, चाहे आपको कैट दे दिया, लायन, टाइगर, लेपर्ड दे दिया, या फिर यहाँ पे डॉग दे दिया, आपसे पूछेगा कि बताइए इनका जीनस क्या है। तो जीनस यहाँ पे जो लायन, टाइगर, लेपर्ड है इनका जीनस क्या है, पैंथेरा। जो कैट है उसका जीनस क्या है, फेलिस। जो डॉग है
उसका क्या है, कैनिस। जो डॉग है उसका जीनस क्या है, कैनिस। लेकिन इस डॉग की फैमिली क्या है, सॉरी, डॉग की फैमिली है कैनिडी। जो कैट है उसकी फैमिली क्या है, फेलिडी। तो इस वर्ड को याद रखना। अब हम इसको कैसे समझ जाते हैं कि कौन सा फैमिली है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा क्या है। तो देखिए कुछ वर्ड, जैसे जो फैमिली होती है ना उसके लास्ट में ए ई लगता है, ए ई। जैसे यहाँ पे देखिए फेलिडी में ए ई लगा है, कैनिडी में ए ई लगा है, तो ये हो जाता है हमारा फैमिली। और प्लांट के केस में बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मालवेसी, मालवेसी, यहाँ भी सी ई ए ई लगता है प्लांट के केस में, मालवेसी, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, या फिर यहाँ पे कंपोजिटी। तो इस तरह से ई ए ई लगता है, इससे हम समझ जाते हैं कि ये फैमिली है। अगर ऑर्डर की बात करें जैसे सोपिनिडेल्स, सोपिनिडेल्स, एल्स यानी ए एल ई एस, ए एल ई एस वर्ड लगता है तो हम समझ जाते हैं ये ऑर्डर है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछते हैं बताइए एल्स किसके लास्ट में लगता है। तो इन सारी चीज़ों को आप तब समझ पाएंगे जब एनसीईआरटी को पूरी तरह से रीड करेंगे। तो अभी जो हमसे पूछा गया था वो इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए जो कैट है उसका जीनस क्या है, तो हो जाएगा वो फेलिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी ऊपर वाला देख लीजिए, यहाँ पे क्या पूछा था, जीनस फेलिस किसका है, तो ये हो जाएगा कैट का। लायन का क्या हो जाएगा, लेपर्ड का क्या हो जाएगा, टाइगर का क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, पैंथेरा। क्या होगा, पैंथेरा। अब आप बताइए जो कैट है और जो डॉग है इसकी फैमिली क्या क्या है, डॉग और कैट की फैमिली बताइए, इसको आप कमेंट करके बताना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन्ड बाई 4 ब्रेन। यानी आपसे नॉर्मली पूछा जा रहा है कि इसमें से 4 ब्रेन का पार्ट कौन सा नहीं है, मेडुला, थैलेमस, सेरिब्रम या फिर हाइपोथैलेमस। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए जो 4 ब्रेन होता है, यानी जब हम आप जो है ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो उसका डिवाइडेशन पढ़ेंगे, यानी ब्रेन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा एक होता हमारा 4 ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इस तरह से जो है मिड ब्रेन। तो आप देखेंगे 4 ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। यानी जो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस है ये किसके पार्ट हैं, 4 ब्रेन के। इसके पहले वाले सेट में मैंने आपको दिखाया था, क्या पूछा था आपसे कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है उसको कौन कनेक्ट करता है, तो वहां पे ऑप्शन था कार्पस कैलोसम। तो इस तरह से मतलब कभी आपसे किसी लाइन से क्वेश्चन बना लेंगे, कभी किसी लाइन से, इस वजह से पूरी लाइन को पढ़ना जरूरी है। तो ये जो है हमारा प्रीवियस जो मैंने आपको सेशन लिए हैं उनमें पूछा था, लेकिन इस बार क्या पूछ लिया कि बताइए इनमें से कौन सा 4 ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस तो है, इनमें से कौन सा नहीं है ये देखना है। तो आगे देखिए जब आप मिड ब्रेन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होता है, एक कैनाल होता है जिसको हम सेरिब्रल एडिक्वेट बोलते हैं, और यहाँ पे 4 लोब्स होते हैं जिनको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, जो जब आप हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ पे इसका पार्ट क्या क्या होता है, पॉन्स होता है, सेरिबेलम होता है और मेडुला होता है। तो देखिए जो 4 ब्रेन है वहाँ पे सेरिब्रम है, ब्रम, और जो हाइंड ब्रेन है यहाँ पे क्या है, सेरिबेलम है, बेलम। तो इसको याद रखना। तो जो ऑप्शन है वहां पे मेडुला दिया था, मेडुला तो 4 ब्रेन का पार्ट नहीं है, मेडुला हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेडुला। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेडुला, नॉट कंटेन बाई 4 ब्रेन, मेडुला। थैलेमस, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस क्या है, ये इसका पार्ट है, मेडुला जो है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल ब्लाइंड पाउच एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जब आप एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। यानी आप देखेंगे जैसे मान लीजिए ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, तो यहाँ से पैंक्रियाज हो गया और ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी हाँ ड्यूडेनम हो गया। तो इस तरह से ना जब एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट से कनेक्ट होता है, यहाँ से इसोफेगस जो है स्टमक से कनेक्ट हुआ, यहाँ पे ये जो है पैंक्रियाज से कनेक्ट हुआ, कहीं ड्यूडेनम से कनेक्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हुआ। तो जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों कनेक्ट होते हैं उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको भी चलिए एनसीईआरटी में दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन, अ सी शेप ड्यूडेनम, अ लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल रीजन जेजुनम एंड अ हाईली क्वाइल्ड इलियम। अब देखिए ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर, इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी हमने क्या पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सी शेप ड्यूडेनम, एक होता है लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जिसको हम बोलते हैं जेजुनम, एक होता है हाईली क्वाइल्ड जिसको हम बोलते हैं इलियम। एंड इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, वही जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम
वही खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी यही दोनों के बीच में किसका काम कर रहा है, जंक्शन का। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये हाँ ये जंक्शन है, पर आपको खुद समझना पड़ेगा जंक्शन क्या होता है, जो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है। दो चीज़ों को जो कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं जंक्शन, यानी कनेक्ट करने वाला। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से कौन कनेक्ट कर रहा है, वो है हमारा इलियम। क्या हो जाएगा, इलियम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल ब्लाइंड पाउच एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो हो जाएगा हमारा इलियम। इस पॉइंट को आप याद रख लेना। अब देखिए टच मी नॉट इज अ प्लांट ऑफ फैमिली। टच मी नॉट एक प्लांट होता है जिसको हम मिमोसा पिपिटा ऐसे कुछ नाम है उसका। तो यहाँ पे क्या है, टच मी नॉट इज अ प्लांट ऑफ फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो टच मी नॉट जो प्लांट है उसका नाम ही है मिमोसा, आगे कुछ और है याद नहीं आ रहा इस समय, तो वो हो जाएगा हमारा मिमोसा। क्रूसीफेरी, लिलिएसी, मालवेसी। तो आप ना जब मार्फोलॉजी यानी मार्फोलॉजी आप फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल्स। तो क्रूसीफेरी, लिलिएसी, मालवेसी, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने होंगे, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे क्रूसीफेरी, लिलिएसी, मालवेसी में आपको ये एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। तो इसको डायरेक्टली याद कर लो, या फिर क्लास 10th की एनसीईआरटी में जहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं ना, वहाँ पे ये दिया हुआ इसका नाम टच मी नॉट का, तो वहाँ से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म ब्रेक इनटू पाइरूवेट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जब ग्लूकोज पाइरूवेट में चेंज होता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोलिसिस। देन पाइरूवेट इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू, देन पाइरूवेट जो पाइरूवेट होता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू, यानी जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज पाइरूवेट में चेंज होता है, और ये जो पाइरूवेट बना, जो प्रोडक्ट बना, वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको भी मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, लैक्टिक एसिड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 मेजर वेज इन डिफरेंट सेल्स हैंडल पाइरूविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस। यानी जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो वहाँ पे लास्ट में प्रोडक्ट बनता है जिसको हम पाइरूविक एसिड बोलते हैं या फिर पाइरूवेट बोलते हैं। तो दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी जो पाइरूविक एसिड बना तो उसके जो यूज है, यानी वो 3 वेज से अपना काम कर सकता है, 3 प्रकार से, 3 मेजर वेज इन डिफरेंट सेल हैंडल पाइरूविक एसिड। यानी पाइरूविक एसिड को हैंडल करने के, यानी उसके फर्दर जो यूज हैं वो 3 बेस पे किए जाते हैं। या तो जो है ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही लिमिटेड होगा, या तो वहाँ पे ऑक्सीजन होगा, या फिर ऑक्सीजन पूरी तरह से एब्सेंट होगा। मैंने क्या बताया, या तो ऑक्सीजन है, या तो ऑक्सीजन नहीं है, या तो ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है, यानी बहुत कम है। तो ये 3 वेज होते हैं पाइरूविक एसिड को फर्दर मतलब यूज करने के। तो आपसे क्या पूछा था, जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या होता है इसका, तो हम तीनों देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक, यानी जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो पाइरूविक एसिड का क्या होता है, फर्मेंटेशन इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 and H2O. However, the organism adopt Krebs cycle which is also called as aerobic respiration. This require oxygen. यानी अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो वहाँ का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोडक्ट है, वो आपको पूरी तरह से क्रेब्स साइकिल पढ़ने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे देखिए, इन फर्मेंटेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव अंडर एनारोबिक कंडीशन। यानी एनारोबिक जब ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है, पाइरूविक एसिड कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल। तो यहाँ पे पाइरूविक एसिड जो है उसका क्या बन जाता है, CO2 और इथेनॉल बन जाता है। तो यहाँ पे जो है देखिए क्वेश्चन क्या था, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म ब्रेक इनटू पाइरूवेट, देन पाइरूवेट इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू, तो हमने आपको क्या बताया, इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से कुछ अमाउंट में एनर्जी भी निकलती है। तो फ्रेंड्स बहुत थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, तो देखिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट सेशन में ले लूँगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक